साथियों, आज हम पावर सिस्टम सेकेंड में एसी और डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम पावर नेटवर्क की हमारे को आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली बात जो हमारे को है वो ये है कि हम ट्रांसमिशन की आवश्यकता हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिफाइन कर दी कि हमारे को ट्रांसमिशन करना आवश्यक है। अब हमारे पास दो विकल्प आते हैं कि हम ट्रांसमिशन किस में करें। हम एसी में भी कर सकते हैं और डीसी में भी कर सकते हैं। तो हम एसी में करने में हमारे को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, डीसी में करने में हमारे को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, या किन परिस्थितियों में किस प्रकार की पावर को ट्रांसमिट एसी में करना आसान होगा, किस परिस्थिति में हमारे को डीसी में आसान होगा। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम आज का लेक्चर की बात कर रहे हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी एंड हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। सबसे पहले एसी ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, हम एडवांटेज एसी ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो एसी ट्रांसमिशन का सबसे पहला एडवांटेजेस तो है कि हमारा जो पावर जनरेशन है, बिजली का उत्पादन है, वो हमेशा एसी में होता है। क्योंकि बल्क पावर जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज विद रोटेटिंग मशीन, और जहाँ भी रोटेटिंग टाइप की मशीन होगी वहाँ उसमें पावर जनरेशन के लिए हम जो मशीन काम में लेते हैं उसके आर्मेचर में हमेशा हमारे को एसी पावर ही मिलेगी। तो एसी पावर मिलेगी तो जब हमारे पास जनरेशन एसी में हो रहा है और यूटिलाइजेशन हम जितनी भी मशीनरी हम काम में ले रहे हैं, घरों पे हम काम में ले रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर का कंजप्शन हो रहा है वो भी एसी मोड में हो रहा है। तो हम एसी में पावर को ट्रांसमिट करना इसलिए क्योंकि हमारे पास उत्पादन भी एसी में था और जनरेशन यूटिलाइजेशन भी हम सामान्यतः एसी में कर रहे हैं, इसलिए हम प्रथम दृष्टया एसी ट्रांसमिशन को काम में ले लेते हैं। एसी में के अलावा जैसा हमने कहा कि हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा या यूटिलाइजेशन हम जो कर रहे हैं वो एसी में कर रहे हैं, इसलिए हमारे को इसका एडवांटेज है। एसी में हमारे को एक फ़ायदा होता है कि चूंकि हमारा जो जनरेशन होता है वो अलग वोल्टेज पे होता है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जनरेशन वोल्टेज हमारा सामान्यतः 11 kV इंडिया में या 15.7 kV है, और जबकि यूटिलाइजेशन डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन अलग वोल्टेज पे, कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन अलग वोल्टेज पे। तो यानी प्रत्येक प्रकार के उपभोक्ता का वोल्टेज का लेवल अलग अलग, उसके यूटिलाइजेशन, उसकी मशीनरी, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो हमारे को वोल्टेज के लेवल को निरंतर कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो हम जो जनरेशन वोल्टेज है वो हमारा कम है, ट्रांसमिशन वोल्टेज हम ज़्यादा रखते हैं। तो ज़्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज होने के कारण हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे जाके जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे को यूटिलाइजेशन करते समय वोल्टेज को अगेन कम करना पड़ता है। तो यानी स्टेप वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना एसी में आसान है। अगला कि हम एसी में कनेक्शन, डिस्कनेक्टिंग, कनेक्टिंग, डिस्कनेक्टिंग और स्विचिंग भी आसान है। क्योंकि एसी पावर में जैसा हम जानते हैं कि भारतवर्ष में हम 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे अगर हम कार्य करते हैं इसका मतलब 1 सेकेंड में 50 साइकिल होती है। 50 साइकिल होती है इसका मतलब 1 सेकेंड में 100 बार हमारे को नेचुरल जीरो मिलता है। उस नेचुरल जीरो मिलने के कारण हमारे को ये एडवांटेज रहता है कि हम अगर उसी समय पर उसकी स्विचिंग करेंगे तो स्विचिंग करने के कारण वो हमारे लिए आसानी से वोल्टेज को मेक और ब्रेक हो जाएगा, हमारे को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जबकि डीसी वोल्टेज में या डीसी लाइन में स्विचिंग कंपैरेटिवली टफ टास्क है, महंगा काम है, इसलिए भी हमारे को आसान लगता है। और हम अगर एसी और डीसी के कॉस्ट को लाके ग्राफ ड्रॉ करें तो डीसी ट्रांसमिशन शुरू में कॉस्ट उसकी ज़्यादा आती है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद डीसी ट्रांसमिशन हमारे को सस्ता होने लग जाता है। जबकि एसी ट्रांसमिशन की जो डिस्टेंस है वो सर्टेन डिस्टेंस तक कम आती है और उसके बाद उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और वो डिस्टेंस जिसे हम ब्रेक इवन डिस्टेंस कहते हैं, ये डिस्टेंस भारतवर्ष में लगभग 635 किलोमीटर, यानी 635 किलोमीटर से कम दूरी तक अगर हमारे को पावर ट्रांसमिट करना है तो हमें सामान्यतया एसी ट्रांसमिशन सस्ता पड़ता है। जबकि 635 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हमारे को पावर ट्रांसमिट करना है तो हमारे को डीसी ट्रांसमिशन आसान है। जैसा आप जानते हैं भारत एक फेडरल नेशन है, तो यहाँ भारत सरकार और भारत सरकार की कंपनीज़ भी पावर को जनरेशन और ट्रांसमिशन का काम करती है, और राज्य सरकारें भी अपने एक कंपनीज़ बना के वहाँ पावर का जनरेशन और ट्रांसमिशन करती है। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं राजस्थान के रेस्पेक्ट में बात करूं तो राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ भी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अगर हम चले जाएं तो एंड टू एंड हमारे को जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलती है वो करीब 845 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इसका मतलब हमारे को ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी पावर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाएगी।
पावर को बीच में भी, अगर मान लीजिए हम झालावाड़ की बात करें या कोटा की बात करें, तो कोटा से जो पावर जनरेशन हो रहा है वो पावर अजमेर को भी चाहिए, वो पावर जोधपुर को भी चाहिए, वो पावर बीकानेर को भी चाहिए, वो जयपुर को भी चाहिए, वो टोंक को भी चाहिए, वो उदयपुर को भी चाहिए। यानी हमारे को सामान्यतया स्टेट्स के लेवल पे इतनी डिस्टेंस मिल नहीं पाती। लेकिन जो भारत सरकार की कंपनीज़ हैं, भारत सरकार की कंपनीज़ में बल्क पावर ट्रांसमिशन में हम HVDC काम में लेते हैं। वो अगर हमारा एक अलग सब्जेक्ट है, ज़्यादा डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम DC डिसएडवांटेज की बात कर लें। सामान्यतः जो AC में एडवांटेजेज हैं, उसके बाद डिसएडवांटेज, जो DC में डिसएडवांटेजेज हैं वो सारे के सारे हमारे को DC में एडवांटेजेस के रूप में मिलते हैं। तो पहले हम AC के डिसएडवांटेज की बात कर लें। AC में एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ कंडक्टर वॉल्यूम हमारे को ज़्यादा चाहिए सेम पावर ट्रांसमिशन करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी ज़्यादा होंगे और कंडक्टर्स की साइज़ भी बड़ी होगी। तो कंडक्टर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से कंडक्टर की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, AC की जब हम बात करते हैं, AC में 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए: इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इन इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के कारण फेज डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम बोलते हैं पावर फैक्टर, और सर्ज इम्पीडेंस। इसके कारण ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज प्रोफाइल है, वो वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने में हमारे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, या वो प्रोफाइल ख़राब हो जाता है। उस प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी संसाधन और इक्विपमेंट्स हमारे को काम में लेने पड़ते हैं। अगर हम AC की बात करें तो पोटेंशियल स्ट्रेस इंसुलेटर के अक्रॉस जो होगा वो AC में कंपैरेटिवली हमारे को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि RMS वैल्यू जो होती है वो RMS वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होती है, या 0.707 के आसपास होती है। यानी जितना इंसुलेशन हम काम में ले रहे हैं, इफ़ेक्टिवली हम जो पावर काम में ले रहे हैं या जो करंट हैंडल कर रहे हैं, वो करंट या वोल्टेज हैंडल कर रहे हैं, वो वोल्टेज उसका 70%, यानी जितना इंसुलेशन हम काम में ले रहे हैं उसका 70% ये काम में ले रहे हैं। तो हम कंपैरेटिवली ज़्यादा हायर लेवल का इंसुलेशन काम में लेते हैं, और इंसुलेशन अधिक हायर लेवल का काम में लेने से सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती है। इफ़िशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन AC ट्रांसमिशन का कंपैरेटिवली वीक होता है, क्योंकि यहाँ पावर फैक्टर की प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा कि कंडक्टेंस और इंडक्टेंस के कारण पावर फैक्टर का इशू रहता है। उस पावर फैक्टर के कारण इसकी इफ़िशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन दोनों, क्योंकि करंट बढ़ता है, इस करंट बढ़ने के कारण वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है, और साथ में एफिशिएंसी भी डाउन होती है। AC ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। कोरोना आगे जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास, पावर सिस्टम थर्ड, उसमें हम कोरोना डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कोरोना एक इफेक्ट होता है जिसमें कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स होता है, उस कंडक्टर से कुछ साउंड निकलती है, कुछ वायलेट कलर्स से दिखता है, जो कि एक लॉसेस के रूप में हम कंसिडर करते हैं। वो AC ट्रांसमिशन में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्किन इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में, AC एक ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें स्किन इफेक्ट होता है, जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे करंट की टेंडेंसी होती है कि कंडक्टर के सरफेस पर ट्रेवल करने की कोशिश करें। और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हमने नोट किया गया है कि 95% जो करंट होता है वो ऑलमोस्ट आउटर 8% लेयर के ऊपर ट्रेवल करता है। यानी अंदर का जो बहुत बड़ा पोर्शन होता है वो पोर्शन हमारे लिए ऑफ नो यूज हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का या बहुत केवल 8% या 5% के आसपास करंट फ्लो होता है। ये भी अपना आप में एक लॉसेस के रूप में है हमारे को सेम करंट को हैंडल करने के लिए, इसलिए कॉस्ट बढ़ती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं HVAC के कंपैरिजन में DC हाई वोल्टेज DC लाइन ट्रांसमिशन के एडवांटेज। DC का जो सबसे पहला एडवांटेजेस है, वो एडवांटेज तो ये है कि जैसे कि हमने बात की कि AC में नंबर ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होंगे, 3 कंडक्टर होंगे, जबकि DC में कंडक्टर हमारे को ट्रांसमिशन के लिए चाहिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 2, और कई बार तो हम सिंगल कंडक्टर से भी ट्रांसमिशन कर लेते हैं, रिटर्न ग्राउंड के थ्रू काम कर ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो कंडक्टर का वॉल्यूम है वो कम चाहिए। DC ट्रांसमिशन में कंडक्टर का वॉल्यूम कम चाहिए तो हमारे को कंडक्टर की कॉस्ट कम होगी। कंडक्टर का वॉल्यूम कम चाहिए तो कंडक्टर को जो माउंटिंग के लिए हम स्ट्रक्चर्स काम में लेते हैं, उन स्ट्रक्चर्स की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमारे को कंपैरेटिवली कम चाहिए AC के कंपैरिजन में, क्योंकि कंडक्टर ज़्यादा चाहिए तो कंडक्टर का वेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेट होगा तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमारे को बढ़ानी पड़ेगी। DC में स्किन इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ AC। DC रिक्वायर्स 2 कंडक्टर हैं, इसलिए उसमें 1 कंडक्टर्स, अब मैंने बोल चुका हूँ,
और इसमें डीसी में न इंडक्टेंस होता है न कैपेसिटेंस होता है। जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होता तो पावर फैक्टर का जो इशू होता है वो इशू खत्म हो जाता है। अदरवाइज पावर फैक्टर के कारण हमारे को वोल्टेज को प्रोफाइल को मेंटेन करने में बहुत समस्या होती है। इसलिए ये सबसे बड़ी जब एडवांटेज हमारे को डीसी में ये मिलता है कि यहाँ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर फैक्टर और सर्ज इम्पीडेंस से रिलेटेड जो समस्याएँ हैं वो समस्या समाप्त हो जाती है। साथ में इसका ये इफेक्ट है कि इसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिफॉर्म होता है, यानी इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता और इसलिए ये कंडक्टर जो है वो बेटर यूटिलाइज्ड होता है। जितना कंडक्टर का वॉल्यूम आता है कि जितना क्रॉस सेक्शन करंट पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो कंडक्टर का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है और इसीलिए कंडक्टर का वॉल्यूम हमारे को सेम करंट के लिए कम डायमीटर के कंडक्टर से हमारा काम हो जाता है। ये हमारे को एक एडवांटेज मिलता है, इससे कंडक्टर की कॉस्ट कम होती है। जब पोटेंशियल स्ट्रेस की जो हम बात कर रहे हैं, एसी में पोटेंशियल स्ट्रेस हमारे को ज़्यादा चाहिए क्योंकि आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू की पॉइंट मतलब 70% ही होती है। यानी जितना हम इफेक्टिवली यूजफुल वोल्टेज काम में ले रहे हैं उसका 1.5 गुना हमारे को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। डीसी में हमारे को कंपैरेटिवली वोल्टेज स्ट्रेस कम चाहिए क्योंकि हम जितना वोल्टेज हम काम में ले रहे हैं पीक वैल्यू वही हमारे लिए यूजफुल है। चार्जिंग करंट एक बहुत बड़ा इशू रहता है। चार्जिंग करंट यानी जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर देते हैं। ये जब ऐसी ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो उस समय में ये पॉइंट हमने मेंशन नहीं कर पाए, लेकिन चार्जिंग करंट की प्रॉब्लम एसी में बहुत ज़्यादा होती है। दो कंडक्टर्स के बीच में कैपेसिटेंस बन जाता है, उस कैपेसिटेंस के बन जाने के कारण वहाँ से करंट लीक करता है और चार्जिंग करंट के रूप में फ्लो होता है, वो इफ़िशियंसी को डाउन करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देखा गया है कि 50 किलोमीटर से लंबी अगर हम केबल काम में लेते हैं, केबल में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये इफेक्ट। 50 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हम लंबी काम में लें तो जो चार्जिंग करंट होता है वो चार्जिंग करंट लगभग लोड करंट के बराबर हो जाता है। जितना करंट हम सप्लाई लोड को कर रहे हैं या यूजफुल काम में ले रहे हैं उतना हमारे को लॉस हो जाता है। तो ये चार्जिंग करंट की जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी हमारे को डीसी में नहीं होती जबकि एसी में होती है। डीसी में कोरोना इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और पावर फैक्टर नहीं होने के कारण इसमें अन्य प्रकार की जो पावर फैक्टर को करेक्शन या पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम जो कैपेसिटर बैंक काम में लेते हैं, कैपेसिटर बैंक की कॉस्ट होती है, उनकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है। जितने भी इक्विपमेंट पावर फैक्टर के करेक्शन के लिए हम एसी में काम में लेते थे उन सब की हमारे को यहाँ आवश्यकता नहीं होती। डीसी का जो डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ये है कि एक तो डीसी हमारा जो अगर हम टेक्निकली बात करें तो हम अगर 1 किलोमीटर भी पावर ट्रांसमिट करेंगे तो हमारे को डीसी में सस्ता पड़ता है। पर चूंकि हमारा जो पावर का जनरेशन है सारा का सारा वो एसी में जनरेशन है और उस एसी में जनरेशन होने के कारण हम उस जो पावर है उस पावर को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर यूजर एंड में जाके उसको फिर चेंज करना पड़ता है। तो डीसी ट्रांसमिशन में हमारे को चूँकि हाई वोल्टेज पे पावर जनरेशन नहीं हो सकता, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप। डीसी में जैसा अपन ने बात की शुरू में एसी में हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं तो आसानी से वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी में हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। डीसी ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो 665 किलोमीटर 35 किलोमीटर से बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, लंबी ट्रांसमिशन लाइन होगी तभी हमारे को इसकी कॉस्ट होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारे को बहुत एंड पर कन्वर्टर और इन्वर्टर को हमारे काम में लेना पड़ता है। डीसी हमारे पास पहले हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर यूजर एंड पे ले जाके उस डीसी को अगेन हम एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो डबल जगह हमारे को कन्वर्जन करना पड़ता है, कन्वर्टर और इन्वर्टर की इफ़िशियंसी 100% नहीं होती, वहाँ लॉस होता है। और साथ में इस कार्य को करने के लिए जो इक्विपमेंट और मशीनरी हमारे को सेटअप करनी पड़ती है उस सबके कॉस्ट को मैनेज करके हम कंपेरिजन करते हैं तो हमारे को लगभग 635 किलोमीटर के बाद हमारे को डीसी ट्रांसमिशन सस्ता पड़ता है। एक और बात मैं यहाँ बताना आपको उचित समझूंगा, अगर हम ट्रांसमिशन सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी को मोटे तौर पर हमें समझ सकते हैं कि कितना सिस्टम में स्थायित्व, यानी किसी भी प्रकार का लोडिंग अनलोडिंग होने की वजह से सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए या सिस्टम में जो जनरेटर हम काम में ले रहे हैं वो जनरेटर सिस्टम से आउट नहीं हो जाए, इस सिस्टम में ही बना रहे
वो पावर जनरेट करता रहे, इसको हम स्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं। तो एसी ट्रांसमिशन में हमने देखा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसकी स्टेबिलिटी वीक हो जाती है, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाने के कारण पावर फैक्टर वीक होता है। उस पावर फैक्टर के कारण उसकी स्टेबिलिटी बहुत तेज़ी से डाउन हो जाती है। जबकि डीसी ट्रांसमिशन में कितनी भी डिस्टेंस तक हम पावर ट्रांसमिट करें, उसकी स्टेबिलिटी में हम किसी प्रकार का कोई परेशानी महसूस नहीं करते। तो अंत में हम फाइनली इस लेक्चर को अगर कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि सर्टेन डिस्टेंस और कम डिस्टेंस के लिए एसी ट्रांसमिशन सस्ता है, लेकिन लार्ज डिस्टेंस के लिए डीसी ट्रांसमिशन हमारे को सस्ता पड़ता है, लाभकारी है। पर चूंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम सारा है वो एसी में, पावर का जनरेशन एसी में, इसलिए अभी भी हम ज़्यादातर, जैसे राजस्थान में, जैसा मैं बात करूँ आपको, राजस्थान में आज तक एक भी ट्रांसमिशन लाइन डीसी की नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने एसी के एडवांटेजेस बताए और हमारी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस न मिल पाने के कारण। पर भारतवर्ष में बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन हम डीसी पे काम कर रहे हैं, जो बल्क पावर ट्रांसमिशन का काम करती है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस। वो कहाँ कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, वो जो दूसरा सब्जेक्ट हम 308 पावर सिस्टम थर्ड, उसमें हम पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ाए हैं, ये आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे, और आप एक बार इसको दोहराएंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। धन्यवाद।